बिल्कुल, बिल्कुल। अब उनको अपनी सुरक्षा और जो देखा है, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है, बच्चे के दिमाग पे रहता है। क्योंकि गोलियों की आवाज़ से अगर बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है और अचानक से इस तरीके से देखने मिले, तो फिर वो याद रहती है और वो याद अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये पूरा घटनाक्रम एक ऐसे शख्स या दो ऐसे लोगों को गोली मारी गई, इसके बाद ये अलग मसला है। गोली चली और किसको गोली लगी और कौन मारा गया, ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ है, हाई प्रोफाइल मामला है। और इस पर अब आने वाली सुबह का कैसा रिएक्शन रहता है, एबीपी गंगा पर दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बिल्कुल स्नेहलता, यही हमारी कोशिश है कि हर रिएक्शन हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो इस वक्त प्रयागराज के लोग हैं वो एबीपी गंगा के जरिए ही अपडेट जान रहे होंगे, क्योंकि घर से बाहर तो वो अभी निकल नहीं सकते हैं और इंटरनेट पर वहां पर अभी रोक लगा दी है, इंटरनेट अभी वो चला नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया उनके पास नहीं रहेगा और पुख्ता जानकारी वो केवल और केवल टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। और इसीलिए एबीपी गंगा की कोशिश भी यही है कि हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, उन्हें ये बताएं कि किस तरीके का माहौल उनके घर के बाहर इस वक्त बना हुआ है और किस तरीके की व्यवस्थाएं उनके लिए पुलिस प्रशासन या सरकार वहां पर कर रही है। लेकिन हमारी भी लोगों से यही अपील है कि किसी भी तरीके की अफवाह पर किसी भी तरीके का कोई ध्यान ना दें और जितना हो सके केवल और केवल अपने घर के अंदर रहने की कोशिश करें जब तक कि हालात वहां पर सामान्य ना हो जाएं। स्नेहलता, आप लगातार इन सुनसान सड़कों पर आगे बढ़ रही हैं, लोगों तक जानकारी पहुंचा रही हैं, अपडेट पहुंचा रही हैं। अब अस्पताल परिसर से बहुत नजदीक है आप या थोड़ा दूर आ गई हैं? इस वक्त कहां पर है? मोइन दिख गए मुझे काफी देर के बाद थोड़ी। हाँ, अब जरा मोइन से अपडेट करते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं अभी पूरे प्रयागराज में लखनऊ तक। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अकेले प्रयागराज की पुलिस ही रत जगह नहीं कर रही है, नहीं जग रही है, बल्कि गाजियाबाद और नोएडा से लेकर गोरखपुर और कुशीनगर तक, यानी हम नेपाल बॉर्डर तक की बात करें, मध्य प्रदेश की बॉर्डर की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है के लोग जो हैं वो इस बात का अधिकारी होमवर्क कर रहे हैं कि रविवार का दिन किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से बिताना है, कहीं कोई रिएक्शन नहीं होने देना है, कहीं किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं होने देनी है और पूरा दिन शांतिपूर्वक तरीके से बीतना है। तो इस तरीके का होमवर्क किया जा रहा है। जो जवान हैं उनको सड़कों पर उतारा गया है और जो अधिकारी हैं वो कमरों में बैठ करके रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे कल उत्तर प्रदेश सामान्य रहेगा। हालात को धीरे धीरे जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है और कहा जा सकता है कि कल पुलिस के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का जो सरकारी अमला है उसके लिए भी कल परीक्षा का दिन होगा, इम्तिहान का दिन होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो इस इम्तिहान में कितने नंबरों से, कितने % से उत्तर प्रदेश का सरकारी अमला पास होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए पूरा बाकायदा इम्तहान चल रहा होगा। परीक्षा के पेपर जितनी मुश्किल घड़ी होगी, जहां प्रशासन को अपनी तैयारी करनी है और अपनी तैयारी के साथ बाहर भी देखना है, भीतर भी देखना है, भीतर देखना है और उसके साथ जो जांच के पहलुओं पर भी नजर रखनी है, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है वो भी देखना है, क्योंकि उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार की जवाबदेही तय होगी, प्रशासन की जवाबदेही तय होगी कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल। और स्नेहलता, मुझे लगता है कि हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा इस बारे में भी हम उनके सामने बात कर लें, उन्हें बता दें कि जो इलाके में यहाँ पर धारा 144 लागू की गई, हालांकि पहले भी चुनाव के चलते धारा 144 लागू थी, लेकिन अब इस पूरे केस को लेकर के जो धारा 144 लागू हुई है उसके क्या रूल्स होते हैं जो लोगों को फॉलो करने होते हैं, क्या वो गाइडलाइंस होती हैं जो धारा 144 के तहत आती हैं जिनका लोगों को ख्याल रखना है। बिल्कुल मोइन, धारा 144 के तहत लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक बार जरा ये फिर से फ्रेश कर लेते हैं ताकि इसी धारा में बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा इलाका आ रहा है। देखिए, धारा 144 लगने का साफ मतलब है कि आप बिना अनुमति के सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। सड़कों पर निकल सकते हैं लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठा की जा सकती है, किसी तरीके का जुलूस नहीं निकाला जा सकता है, बिना अनुमति के कहीं भी सभा, रैली, प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है और किसी भी सार्वजनिक जगह पर, किसी ऐसी जगह पर जहां ज़रूरी ना हो, जैसे धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल हो गए, इनको छोड़ करके किसी भी जगह पर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके खिलाफ जो नियम है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाती है और ये पूरी कवायद इसलिए की गई है ताकि हमने जिस तरीके से देखा कि जुमे के दिन जब असद के इनकाउंटर का अगला दिन था, उसकी डेड बॉडी लाई जानी थी, तो अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो अब तो अतीक अहमद खुद मारा गया है,
कुछ लोगों में सहानुभूति भी हो सकती है और तमाम लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि जिसने जो किया उसका अंजाम उसके साथ, लेकिन अंतिम वक्त में हम जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, कंधा देना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसी के मद्देनज़र भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, क्योंकि अगर कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं होगी तो किसी तरीके का वायलेंस नहीं होगा, कानून व्यवस्था को किसी तरीके का खतरा नहीं पैदा होगा। इसके मद्देनज़र धारा 144 लागू कराई गई है और अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पर सख्ती से अमल भी किया जाएगा और अगर किसी ने धारा 144 का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि प्रयागराज में विपक्षी पार्टियों के जो भी नेता हैं उन सबसे पुलिस ने संपर्क किया है, उनसे सहयोग करने को कहा है और कहा है कि आप बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे, किसी सोशल मीडिया पर कोई ऐसा भड़काऊ मैसेज पोस्ट नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो, भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप समझ रही हैं कि नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। परसों प्रयागराज की बात करें तो परसों यानी सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है। अभी तक मेयर पद के लिए सिर्फ 2 नामांकन हुए हैं, वो भी किसी बड़ी पार्टी ने नॉमिनेशन नहीं किए हैं। तो ऐसे में जो सियासी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकती हैं, इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं, सियासी रोटियां सेकने का काम कर सकती हैं। लिहाजा विपक्षी पार्टियों के नेताओं को सख्त हिदायत दे दी गई है कि इस बारे में अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई और कानून व्यवस्था को कोई एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।